दोस्तों, टीआर 3 के लिए बीपीएससी में जिनका सब्जेक्ट है एसएसटी, तो 6 to 8 के लिए मैं कल तक 54 प्रश्न संख्या 54 तक मैं अपना सीरीज जो 500 का है, 500 प्रश्नों का, उसमें डाल दिया था। आज मैं 54 से आगे यानी 55 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो 55 नंबर प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55। 55 में है कि वर्ष 1944 में वर्ष 1944 ईस्वी में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? तो ये हो जाएगा नारायण अग्रवाल। क्या हो जाएगा? नारायण अग्रवाल। इसके बाद है कि 56 नंबर में है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो योजना समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इसके बाद 57 नंबर है, तो 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन है, 58 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 6 अगस्त 1952 को हुआ था। इसके बाद है 59 नंबर में है कि नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? तो ये 1 अप्रैल 1951। इसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है, 60 में है कि भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को किस अनुसूची का विषय बनाया गया है? तो ये है समवर्ती सूची का। फिर 61 नंबर है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 1951 से। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये उसमें योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 15 मार्च 1950। कब किया गया? 15 मार्च 1950। पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? तो ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? 6 अगस्त 1952, पहले ही बताए हैं, 6 अगस्त 1952। फिर भारत में किस व्यक्ति द्वारा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी? ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश की गई थी। 68 प्रश्न संख्या 68, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? ये 1951 से 56। इसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा मॉडल? ये मॉडल याद करके रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? तो ये कृषि को आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद 71, किस सिंचाई परियोजना को प्राथमिक पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया था? ये तीनों, भाखड़ा नागल बांध परियोजना, दामोदर घाटी और ब्यास परियोजना, ये तीनों जो है ये प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान ही बनाया गया था। किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया? ये रूस से लिया गया है पंचवर्षीय योजना। कहाँ से? रूस से। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में। किस सूची में? समवर्ती सूची में। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब रहा? तो ये 1956 से लेके 61 तक रहा। कब तक? 1956 से लेके 61 तक रहा। 1956 से लेके 61 तक। इसके बाद
द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तब पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय जो था वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? तो ये उद्योग और खनिज को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से बड़े कारखाने स्थापित किए गए? तो उस समय ये दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ये तीनों का स्थापित किया गया था। कौन कौन? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। इसके बाद किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? तो आर्थिक योजना का जनक सर एम विश्वेश्वरैया जी को कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये 1961 से 66 तक। 1961 से 66। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इसके बाद 81 नंबर प्रश्न है, उसमें कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो ये रूस की सहायता से की गई थी। किसमें की गई थी? ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में के दौरान की गई थी। इसके बाद किस क्रांति की शुरुआत किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? ये तो हरित क्रांति हो जाएगा। इसके बाद भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो ये स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? स्वामीनाथन। इसके बाद प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 85 कह रहा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो उस समय भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ, भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ और उसी समय 66 का अकाल भी पड़ा था, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर भारत में अकाल भी पड़ा, सूखा पड़ा। इसके बाद 86 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, प्रश्न संख्या 86, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये 1969 से लेके 74 तक रहा और 66 से लेके 69 तक जो रहा वो समयावधि में पंचवर्षीय योजना 3 साल तक स्थगित रहा। वो युद्ध जो भारत को उसमें 2 ठो युद्ध लड़ना पड़ा, भारत चीन युद्ध 1962 और भारत पाक युद्ध 1965। इसके बाद सूखा भी पड़ा, जिसके चलते ये योजना जो है 3 साल बाद स्टार्ट हुआ। इसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, क्योंकि उसी समय हरित क्रांति हुआ था। उसके बाद हरित क्रांति के समय गेहूं का उत्पादन ज़्यादा हुआ, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता, यही किया गया था। ये क्या किया था? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाना। इसके बाद है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। क्या थी? डी.आर. गॉडगिल। इसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? तो ये श्वेत क्रांति। कब हुआ था? श्वेत क्रांति।
ये क्वेश्चन गलत बता दिए हैं कि किस पंचवर्षीय योजना में के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना सही है। इसके बाद पूछ रहा है कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? 74 से 78, क्योंकि उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें एक अनवरत योजना करके 77 से वो लोग लागू कर दिए, इसलिए ये 1 साल पहले ही योजना बंद हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो ये फुल 1980 से 85। छठी पंचवर्षीय का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसमें क्या था? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। क्या क्या? गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। इसके बाद अनवरत योजना जनता पार्टी की सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से 73 अवधि में स्टार्ट की गई थी, इसीलिए 1 साल पहले आपका ये पंचवर्षीय योजना बंद कर दिया गया था। 96 नंबर प्रश्न संख्या 96 कह रहे कि भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दी गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा? तो ये 85 से 90 रहा। 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये डब्ल्यू मिलर। क्या थे? डब्ल्यू मिलर। इसके बाद 99 प्रश्न संख्या 99 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या प्रमुख उद्देश्य था? तो रोजगार के अधिक अवसर जुटाना फर्स्ट, द्वितीय न्याय पर आधारित समाजवादी प्रणाली, तृतीय देसी तकनीकी का विकास, यानी स्वदेशी वही देसी। इसके बाद प्रश्न संख्या 100 यानी 100 पर हम लोग पहुंच गए। अभी हमको 500 प्रश्न कराना है। तो किस योजना का आरंभ 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो ये जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना। किस पंचवर्षीय योजना के काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। कब हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद फिर बोल रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें 3 था, मानव संसाधन विकास, इसके बाद रोजगार का विकास, इसके बाद स्वास्थ्य विकास। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या आपका आ गया 102 के बाद 103। तो 103 में क्या कर रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में 103 किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1993 में क्या होगा? 1993 भारत सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण उपलब्ध करवाने के लिए संस्था की स्थापना की गई थी। तो यही राष्ट्रीय महिला कोष 1993, पहले ही बताया 1993। इसके बाद देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? ये था 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 106 प्रश्न संख्या 106 तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है ये लास्ट पंचवर्षीय योजना। इसके बाद नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। ऐसे 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 2012 से 17 इसका कार्यकाल था, लेकिन बीच में ही 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया।
तो इसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन है, तो नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 1 जनवरी 2015। इसके बाद नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री। जस्ट उसी तरह से है, योजना आयोग का भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे और नीति आयोग के भी पदेन अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे। एक ये है, देखिए नीति आयोग का गठन के बाद अब नीति आयोग यानी इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, शॉर्ट में लिख के दे देता है। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान शुरुआत ये 1901 नहीं होगा, ये 2001 होगा। ये 2001 होगा यहाँ। तो 2001 किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो नवीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1997 से लेके 2002 तक चली थी। इसी बीच में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, शुरुआत किया गया था 2001 में। इसके बाद नाबार्ड तथा एक्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? तो ये पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछ रहा है। तो नाबार्ड और एक्जिम बैंक की स्थापना तो ये 1980 से 85 जो चलत थी योजना उसी में हुई थी इसकी स्थापना। इसके बाद आता है आपका 112 प्रश्न संख्या 112। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1862 में की गई थी। कब की गई थी? 1862। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 113 नंबर। 113 नंबर कह रहा है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? मतलब हॉट मनी, विदेशी मुद्रा जो है तो ये हॉट मनी यानी गर्म मुद्रा। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यही क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए किया जाता है। 114 नंबर। इसके बाद बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो ये सातोशी नाकामोतो ने किया था। सातोशी नाकामोतो नाम ऐसे टेढ़ है, सातोशी नाकामोतो ने किया था बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन। इसके बाद आपका 116 नंबर है। तो 116 नंबर 116 नंबर प्रश्न संख्या 116। 116 कह रहा है कि भारतीय रुपया किस वर्ष तक 16 आने में विभाजित था? तो ये 1957 तक 16 आने में विभाजित था। इसके बाद आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? तो इंग्लिश और हिंदी को लेकर 17 भाषा होगा, ऐसे 15 भाषा होता है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? तो ये प्रमाणिक मुद्रा। जैसे मान लीजिए हम अगर 10 का नोट ले जाते हैं तो हम 10 रुपये का सामान लेके आएंगे, तो उस पर लिखा भी रहता है आरबीआई के द्वारा या कुछ भी जो लिखा रहता है कि मैं 10 रुपया देने का वचन देता हूँ या 10, तो वो एक प्रमाणिक मुद्रा है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 10 रुपया हम दे रहे हैं तो हमको 10 रुपये का सामान मिलेगा, तो यही हुआ प्रमाणिक मुद्रा। इसके बाद आता है विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर किस प्रकार की मुद्रा है का उदाहरण है? तो ये कृत्रिम मुद्रा है, आर्टिफिशियल मनी। भारत में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये आरक्षित मुद्रा के रूप में इसके बाद आता है पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट तथा चेक किस प्रकार की मुद्रा है? तो ये ऑप्शनल मनी है। ऑप्शनल मतलब क्या हुआ? एक चेक मतलब अगर आपके पास कैश नहीं है, मुद्रा जो स्टैंडर्ड मुद्रा है वो आपके पास नहीं है और आपके पास अकाउंट में पैसा है, तो किसी को अगर लेन देन करना हो तो आप चेक काट के दे सकते हैं, तो वो ऑप्शनल मुद्रा है। इसके बाद मुद्रा प्रसार से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना मुद्रा प्रसार कहलाता है। क्या कहलाता है? मुद्रा प्रसार कहलाता है। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो ये
मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। तो मुंबई कोलकाता लगभग लोग जानते होंगे कि, लेकिन हैदराबाद नोएडा ये 1988 में। भारत में 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। किसके होते हैं? वित्त सचिव। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या अगला 125 है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के होते हैं। फिर 126 कह रहा है कि 1 रुपये के अलावा अन्य नोटों पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये आरबीआई के गवर्नर का होता है। ठीक। इसके बाद भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडारण का अभिरक्षक तो आरबीआई है। इसके बाद 128 प्रश्न संख्या 128 है कि 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने की थी? तो ये फेसबुक ने किया था। कौन किया था? फेसबुक। क्या है ये फेसबुक। इसके बाद भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मतलब आरबीआई के द्वारा। साख मतलब इमेज। इसके बाद सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का विकास किस देश में हुआ था? तो ये इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये सबको पता है, 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? तो चैम्बरलिन सॉरी चैम्बर चैम्बरलिन आयोग। क्या हुआ? चैम्बरलिन आयोग 1914 में। ठीक। इसके बाद आता है कि इम्पीरियल बैंक। क्या है? इम्पीरियल बैंक। इम्पीरियल बैंक इम्पीरियल बैंक की स्थापना पूछ रहा है कि इम्पीरियल बैंक जो है, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष? तो ये 1921 में की गई थी। ये 3 ठो बैंक को मिला करके इसको बनाया था गया था। एक बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मुंबई था, महाराष्ट्र नहीं था। बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों को मिला करके एक बैंक बनाया गया जिसका नाम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया रखा गया 1921 में। इसके बाद आगे क्वेश्चन में आएगा, इसी बैंक को फिर 1955 में कन्वर्ट करके एसबीआई की स्थापना की गई। कब? 1955 में। इम्पीरियल बैंक को ही 1955 में जो है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आगे चलते हैं। इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1921 में। तो इसके बाद 134, भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक की करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त? 10,000 तक। कितने तक? 10,000 तक। यानी भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? यानी ये 10,000 तक नोट छाप सकती है। 700, 500, 1,000 से लेकर जिस तरह से अभी 2,000 का नोट का छपाया है, उस तरह से ये 10,000 तक इसका लिमिटेशन है कि आरबीआई जो है 10,000 तक नोट छाप सकती है। 10,000 मूल्य तक का नोट छाप सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा जिसका अपना प्रतीक सिंबल है तो वो भारतीय रुपया है। तो इसका भी याद कर लीजिएगा, भारतीय रुपया। इसका जो ये रुपया का सिंबल जो बनाए थे उनका नाम था उदय कुमार। आईआईटी मुंबई से वो इंजीनियरिंग किए हुए थे और आईआईटी मुंबई के स्टूडेंट थे। कहिए भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो देखिए उदय कुमार का यहाँ दिया हुआ है। क्या है? उदय कुमार। इसके बाद है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना के सुधारों से। क्या से? बैंकिंग संरचना के सुधारों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। तो 38 नंबर है आपका 38 नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तब बैंकिंग संरचना के सुधारों से।
इसके बाद 139 भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुई थी तो उस समय इसका मुख्यालय कोलकाता था। भारत में केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आरबीआई को। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। अभी इसकी संख्या कितनी है? तो टोटल 43 यानी 43 ग्रामीण बैंक है अभी तक। भारत का प्रथम निजी बैंक कौन सा है? कौन सा था? तो इलाहाबाद। कौन सा था? इलाहाबाद प्रथम निजी बैंक। वाणिज्य पत्र किसके लिए साख का स्रोत है? तो कारपोरेट उद्योग के लिए। किसके लिए? कारपोरेट उद्योग। मतलब कारपोरेट उद्योग का मतलब ये हुआ कि ये कमर्शियल पेपर होता है। अगर किसी को उद्योग लगाना है तो वहाँ का नो ऑब्जेक्शन प्लस आपका ये बिजली बिल, दुकान का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये कारपोरेट उद्योग के लिए है वाणिज्य पत्र। चाहे वहाँ की जो वार्ड है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। इसके बाद आता है इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? बैंकों में वित्तीय सुधार से। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि है 1 जुलाई से 3 जून तक। ये लेखा वर्ष की बात कर रहा है। मतलब भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष जो होता है 1 जुलाई से 30 जून। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये रघुराम राजन थे। कौन थे? रघुराम राजन। इसके बाद वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक। इसके बाद विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो 1668 में स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडन में स्थापित हो गया था। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ये थे सीडी देशमुख। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम नहीं थे, मतलब सॉरी, ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। इसके बाद आरबीआई किस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। क्या हुआ? नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? तो ये 200 करोड़ रखना होता है, याद रखिएगा। कितना रखना होता है? 200 करोड़। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग। क्या है? हिल्टन यंग। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1 जनवरी 1949 को। ये याद रखिएगा। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। कब किया गया था? 1949 को। इसके बाद सीडी देशमुख का कार्यकाल 11 अगस्त 1943 से लेकर के 30 जून 1949 तक। अगला प्रश्न है 157। 157 कह रहा है कि कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता? तो सबका मालिक है ये आरबीआई। इसके बाद 158, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किस द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कौन था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया। जनरल बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786। बैंक ऑफ हिंदुस्तान किस वर्ष की गई थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1790 नहीं होगा, 1770 होगा। इसकी जगह पे 70 होगा। क्या होगा? 70। ये 90 नहीं होगा। ओके।
इसके बाद भारतीयों द्वारा प्रबंधित समिति दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन था? तो ये अवध कमर्शियल बैंक था। एक तरह से कोऑपरेटिव कहिए और क्या। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? तो ये पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना उसमें लाला लाजपत राय का मुख्य भूमिका था। इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1894 में। कब की गई थी? 1894 से याद करिएगा कि 1893 में शिकागो में गए थे विवेकानंद जी और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना हुआ। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1806। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840। बैंक ऑफ मद्रास 1843। इन्हीं तीनों बैंक को मिला करके इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। और इम्पीरियल बैंक को फिर एसबीआई में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके बाद आता है 167 नंबर। किन तीन बैंकों को मिलाकर इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो देखिए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों को मिला करके किया गया था। इसके बाद कह रहा है कि 1 जुलाई 1955 में राष्ट्रीयकरण के उपरांत इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना गया? तो वही स्टेट बैंक या एसबीआई। क्या रखा गया? एसबीआई। इसके बाद आज हमने 168 प्रश्न संख्या 168 तक मैं करा दिया। इसके बाद मैं 168 से आगे कल कराऊंगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा या लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।